सभी प्यारे विद्यार्थियों का टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आपका सुखी सर और आज आपके सामने पेश हुआ हूं साइकियाट्री से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। जी हां साथियों, आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म। जी हां साथियों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म को और कुछ ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म जिनके अंदर बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है साथियों, तो वो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है साथियों। सबसे पहली है रिप्रेशन, सेकेंड वन इज सप्रेशन और लास्ट वन है साथियों रिग्रेशन, जिसको हम लोग फ्लाइट टू चाइल्डहुड भी बोलते हैं। फ्लाइट टू चाइल्डहुड क्यों बोलते हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो साथियों, मेजर ये तीन डिफेंस मैकेनिज्म है जिनको आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों को डिस्कस करना है, ताकि आपको इन तीनों के बीच का जो भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोगों को जानना यह जरूरी है कि भाई डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। डिफेंस मैकेनिज्म, देखिए साथियों, डिफेंस मैकेनिज्म को हम लोग जो है कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि मेंटल मैकेनिज्म, या इसको मैं कह सकता हूं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, या इनका एक और नाम है साथियों एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। क्लियर? तो इनको जो है साथियों डिफेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, मेंटल मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, या फिर जो है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। ये इनके जो है अदर नाम है। अब देखिए साथियों, डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली है क्या, या यूं कहूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए साथियों, होता क्या है कि आपकी और हमारी लाइफ में जब भी हम लोग किसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को या ऐसा कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन को जब भी हम लोग फेस करते हैं, तो हमारा माइंड अनकॉन्शियसली कुछ ऐसी मैकेनिज्म को यूज करता है जो कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमें स्टेबल बनाए रखने का काम करती है, हमें कूल और काम बनाए रखने का काम करती है। ऐसी मैकेनिज्म को हम लोग साथियों क्या नाम देते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। या फिर मैं यूं कहूं साथियों कि जब भी आपके सामने कोई पेनफुल सिचुएशन आती है, कुछ ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है जो कि आपको परेशान करती है, और जिससे कि क्या होता है कि आपके ईगो पे चोट लगती है, उस ईगो को चोट से बचाए रखने के लिए हमारा जो माइंड है वो अनकॉन्शियसली कुछ ऐसी डिफेंसेस को यूज करता है, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ऑपरेशन यूज करता है जो कि हमें उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कुछ देर के लिए बचाए रखने का काम करता है। और इन्हीं को जो है मैकेनिज्म को हम लोग क्या नाम देते हैं साथियों? मेंटल मैकेनिज्म, या फिर मैं यूं कहूं कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, या फिर इनको बोल सकते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, क्योंकि हमें ये उस पर्टिकुलर पेनफुल सिचुएशन में साइकोलॉजिकली जो है एडजस्ट करने का काम करती है, या एडजस्टमेंट हमारा जो है बनाए रखने का काम करती है। इन्हीं को हम लोग नाम देते हैं साथियों एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म, या फिर अपने ईगो को डिफेंस करने का काम करती है, इसीलिए इनको बोला जाता है साथियों ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। और जैसा कि साथियों आप सब जानते हैं कि हम लोग मेंटल डिजीज की ओर कब बढ़ते हैं? जब लगातार हमारे ईगो पे चोट होती रहे। जब भी हमारे ईगो पे जो है लगातार कोई चोट लगेगी, तो उस लगातार चोट की वजह से हमारा ईगो जो है प्रेस होगा, या ईगो हमारा जो है इरिटेट होगा, और हम लोग किस ओर बढ़ेंगे? किसी भी जो है मेंटल डिसऑर्डर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कब बढ़ते हैं? जब लगातार हमारे ईगो पे चोट लगती रहे। देखिए साथियों, होता क्या है, जैसा कि मान लीजिए ये कोई एक क्लाइंट है जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लगभग हर एग्जाम में अच्छी पढ़ाई करके दे रहा है, लेकिन लगातार जो है ये कॉन्टिन्यूस जो है क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। कॉन्टिन्यूस जो है क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। लगातार हर एग्जाम के अंदर फेल हो रहा है। मान लीजिए एक एग्जाम के अंदर फेल हुआ, इसने अपने आप को किसी तरह एडजस्ट किया, चलो कोई बात नहीं, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। दूसरा एग्जाम दिया, दूसरे में भी फेल हो गया। थर्ड एग्जाम दिया, थर्ड में भी फेल हो गया। तो कहने का मतलब साथियों, ये जो रिकरेंट अनसक्सेस है, ये जो रिकरेंट फेल्योर है, वो क्या करेगी? आदमी के ईगो पे लगातार चोट करेगी, और धीरे धीरे यह क्या होगा? साइकोलॉजिकल जो है एंजाइटी की ओर बढ़ेगा, लगातार जो है स्ट्रेस इसका बढ़ता जाएगा, और एक टाइम के बाद में क्या होगा साथियों? ये जो है किसी पर्टिकुलर जो है मेंटल डिसऑर्डर की ओर बढ़ेगा। तो साथियों इसीलिए जो है डिफेंस मैकेनिज्म को एक और नाम से जाना जाता है, या फिर मैं यूं कहूं कि डिफेंस मैकेनिज्म को जो है एक लाइजनिंग जो है इस तरीके से चेन कहा जाता है, किसके बीच की? मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस।
ये एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म इनके बीच में एज ए ब्रिज काम करती है, या फिर मैं कहूं कि एज ए बैरियर काम करती है। किसके बीच में? मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बीच में। देखिए साथियों, होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई आदमी सक्सेसफुली अगर डिफेंस को यूज नहीं कर पाता है तो वहां पर भी चांसेस बनते हैं कि वो किस ओर जाएगा? मेंटल इलनेस की ओर। लेकिन अगर कोई एक आदमी लगातार जो है रिकरेंट अगर जो है वो क्या कर रहा है? डिफेंसेस का यूज कर रहा है, तो भी आदमी जो है किस ओर जाएगा? मेंटल इलनेस की ओर। कैसे? समझिएगा एग्जांपल से। सपोज साथियों, ये कोई क्लाइंट है जिसको बैड न्यूज मिला कि जो है आपके पर्टिकुलर रिश्तेदार की जो है डेथ हो गई है, जिनसे वो 4 से 5 दिन पहले ही जो है भी मिलके आया है। जैसे ही उसको किसी रिश्तेदार ने फोन करके ये बोला कि आपके उस रिश्तेदार की डेथ हो गई है, सडनली उसके मुंह से क्या निकलेगा? अरे यार, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो 4-5 दिन पहले मैं उनसे मिला हूं, अभी तो 4-5 दिन पहले मैं उनसे मिला हूं। तो कहने का मतलब साथियों क्या है, जैसे ही कोई आपको बैड न्यूज मिला जिसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल एंजाइटी हुई, सडनली आपके माइंड ने क्या किया? उन स्ट्रेस देने वाले सिचुएशन को या स्ट्रेस देने वाले जो थॉट्स थे उनको क्या कर दिया? विदहोल्ड कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सच्चाई आप भी जानते हैं कि यस, ऐसा हो चुका है, लेकिन अनकॉन्शियसली आपका माइंड क्या यूज कर रहा है? डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म को यूज कर रहा है, और जो साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पे आ रहा है उसको कुछ टाइम के लिए इसने क्या कर दिया? विदहोल्ड कर दिया, और आपको साइकोलॉजिकली जो है एडजस्ट होने का टाइम मिल गया। तो यहां पर जो है उस क्लाइंट ने कौन सी डिफेंस यूज की? डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म को यूज किया। लेकिन साथियों एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट लगातार जो है इस डिफेंस को यूज करता रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफेंस का जो है क्रोनिक यूज भी किस ओर ले जाता है? आदमी को मेंटल इलनेस की ओर ले जाता है। और अगर सक्सेसफुली वो डिफेंस यूज नहीं कर पाता है तो भी किस ओर जाएगा? मेंटल इलनेस की ओर जाएगा। लेकिन अगर रिकरेंट और फ्रीक्वेंटली अगर किसी डिफेंसेस को यूज करता है, वो सिचुएशन भी आदमी को किस ओर ले जाएगी साथियों? मेंटल इलनेस की ओर ले जाएगी। तो इसीलिए जो है ये कहा गया साथियों कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बीच की स्टेज है, या यूं कहूं कि एज ए बैरियर जो है ये काम करती है। क्लियर? अब देखिए साथियों, ये डिफेंसेस की कुछ और नेचर होती है जिनको कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं साथियों कि ये सारी की सारी जो डिफेंस होती है साथियों कैसी होती है? सेल्फ डिसेप्टिव बाय नेचर। सेल्फ डिसेप्टिव बाय नेचर। जितनी भी डिफेंस होती है साथियों, ये एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये खुद को धोखा देने वाली बात होती है। ये खुद को धोखा देने वाली बात होती है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे ही आपको कोई बैड न्यूज मिला, सडनली आपके माइंड ने डिनाइल को यूज किया और आपने उस पर्टिकुलर पेन देने वाली सिचुएशन को क्या कर दिया? विदहोल्ड कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या किया? आपके माइंड ने डिनाइल यूज किया और पर्टिकुलर जो पेनफुल थॉट्स थे उनको कुछ देर के लिए विदहोल्ड कर दिया। क्या कर दिया? विदहोल्ड कर दिया। इसीलिए कहा गया साथियों कि सेल्फ डिसेप्टिव होती है ये डिफेंस मैकेनिज्म। दूसरा देखिए साथियों, बाय नेचर जितनी जो डिफेंस मैकेनिज्म है साथियों, वो सब के सब आपके माइंड के कौन से लेवल पे काम करती है? अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड पे काम करती है। कौन से लेवल पे काम करती है? अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड पे सारी की सारी डिफेंस काम करती है। यहां पर सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो क्या है साथियों? सप्रेशन। क्योंकि सप्रेशन किस पे काम करती है? आपके माइंड के कॉन्शियस लेवल पे काम करती है। इसीलिए काफी सारे साइकोलॉजिस्ट इसको डिफेंस नहीं मानते, या उनका यह कहना है कि इसको डिफेंस मैकेनिज्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि सिगमंड फ्रॉयड ने क्या बताया था कि सारी की सारी डिफेंस मैकेनिज्म किस पे काम करेगी? आपके माइंड के अनकॉन्शियस लेवल पे काम करेगी। लेकिन सप्रेशन किस पे काम कर रही है? आपके माइंड के अनकॉन्शियस लेवल पे काम करेगी। इसीलिए इसको डिफेंस नहीं माना जाता है। लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजी और साइकाइट्री के सब्जेक्ट में या एज ए सिलेबस जो है इसको सिलेबस का पार्ट होने के नाते इसको डिस्कस किया जाता है। क्लियर? अब देखिए साथियों, इसके अलावा ये डिफेंस क्या करती है? हमको किसी भी पेनफुल सिचुएशन के अंदर हमको जो है साइकोलॉजिकली एडजस्टमेंट हमारा जो है बनाए रखती है, या फिर मैं यूं कहूं कि किसी भी पेनफुल सिचुएशन में हमको जो है साइकोलॉजिकली जो है स्टेबल बनाए रखने का काम करती है। इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है? एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो ये जो है कुछ बेसिक नेचर है डिफेंस मैकेनिज्म का। अब देखिए साथियों, एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि डिफेंस मैकेनिज्म जो आप और हम डिस्कस करते हैं ये किसके द्वारा दी गई? तो साथियों नाम आपको याद रखना है, डिफेंस मैकेनिज्म वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉयड। किसके द्वारा दी गई? सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा दी गई। कब दी गई? इन द ईयर ऑफ 1904। और इनकी जो बिटिया थी एन्ना फ्रॉयड, उसने क्या किया? फर्दर इनको जो है डिस्क्राइब करने का काम किया। तो जितनी भी जो डिफेंसेस है साथियों,
वो सिगमंड फ्रीड और एना फ्रीड ने जो है मिलके जो है दिए कब 1904 के अंदर, और इनको जो है फर्दर डिस्क्राइब करने का भी काम किया है। तो इसको आप 5 स्टार मार्किंग कर लीजिए कि डिफेंस मैकेनिज्म किसने दी है, सिगमंड फ्रीड और एना फ्रीड ने। क्लियर। इसके अलावा क्या है साथियों, यहां पर एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है कि सबसे पहली जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कौन सी है। द फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म दैट वाज रिप्रेशन। रिप्रेशन वाज द फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म। मैं इसको शॉर्ट में डीएम लिख रहा हूं, इट्स नॉट डायबिटीज मेलाइटस, इट्स डिफेंस मैकेनिज्म। तो सबसे पहली जो डिफेंस मैकेनिज्म है साथियों वो कौन सी है, रिप्रेशन है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। द वेरी फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म दैट वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रीड, दैट वाज रिप्रेशन। किसके द्वारा दी गई, सिगमंड फ्रीड के द्वारा दी गई। फर्दर डिस्क्राइब करने का काम किसने किया, एना फ्रीड ने किया। कब किया, 1904 के अंदर किया। और सबसे पहली जो डिफेंस मैकेनिज्म है साथियों वो कौन सी है, रिप्रेशन है। कौन सी है, रिप्रेशन। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है जो हमारा माइंड अनकॉन्शियसली ऑपरेट करता है किसी भी पेनफुल सिचुएशन से या किसी भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हमारे ईगो को बचाए रखने के लिए, हमारे ईगो को बचाए रखने के लिए। क्योंकि देखिए साथियों, लाइफ लॉन्ग आप और हम सिर्फ एक ही कोशिश करते हैं कि कुछ भी हो हमारे ईगो पे चोट नहीं लगनी चाहिए। जीवन भर जो है हम लोग अपने ईगो को सेव करने में लगे रहते हैं, और लगातार जब इस ईगो पे चोट लगती रहे तो लगातार इस चोट की वजह से हम लोग किस ओर जाते हैं, अपने जो है मेंटल इलनेस की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है साथियों कि जीवन इतना आसान नहीं है, जीवन में बहुत सारे संघर्ष हैं। जैसा कि आप लोग भी अभी संघर्ष कर रहे हैं, हमने भी अपने जीवन काल के अंदर संघर्ष किया है और इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और आप भी जो है लगभग उसी दौड़ में है। तो कहने का मतलब साथियों, बचपन से लेकर अब तक अगर आप लोग अपने जीवन पे एक फोकस करें तो आप लोग देखोगे कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी जिनसे निकल के आप लोग आए हैं, जो कि काफी जो है स्ट्रेसफुल थी आपके लिए, लेकिन आप जो है साइकोलॉजिकली उसके अंदर एडजस्ट बने रहे, मजबूत एडजस्ट होते रहे, मजबूत बनते रहे, और आज भी आप जो है कहीं ना कहीं अपने ईगो को सेव करने के लिए आप लोग जो है बहुत सारी डिफेंसेस यूज करते हैं। लेकिन अगर इन डिफेंसेस का यूज अगर ज्यादा बढ़ जाए तो फिर आप किस ओर जाओगे, मेंटल डिसऑर्डर की ओर। लेकिन अगर आप सक्सेसफुली डिफेंस यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज भी आपको जो है किस ओर ले जाएगी, मेंटल इलनेस की ओर। तो कहने का मतलब साथियों क्या है कि लाइफ लॉन्ग हम लोग क्या करते हैं, अपने ईगो को जो है सेफ बनाए रखने का काम करते हैं। क्लियर। और अगर इस ईगो पे चोट लगातार बढ़ती जाए तो हम लोग किस ओर बढ़ते हैं, मेंटल डिसऑर्डर की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या है साथियों, आपके मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बीच की अवस्था है। क्लियर, गॉट माय पॉइंट। अब आते हैं साथियों मुद्दे पे, और मुद्दा हमारा यह है कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है, जो सबसे कंफ्यूजिंग है वो है हमारी रिप्रेशन, दूसरी है सप्रेशन, और जो लास्ट वन है साथियों वो क्या है, रिग्रेशन। ये 3 डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, या मैं यूं कहूं कि आधे से ज्यादा बच्चे को तो रिप्रेशन और सप्रेशन के अंदर जो है अंतर ही नहीं पता है। उनको समझ में नहीं आता कि भाई रिप्रेशन क्या है, सप्रेशन क्या है। और साथियों उन बच्चों की भी गलती भी नहीं है, क्योंकि आज दिन तक उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इनको लेकर क्लियर हुआ भी नहीं है। जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो उन्होंने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ पास होने के पर्पज से इनका डेफिनेशन रट लिया। लेकिन साथियों मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको इन दोनों डिफेंस को बहुत अच्छे से जो है डिफरेंशिएट करके बताऊंगा, ताकि आपको जो है कभी भी गलती नहीं होगा। तीसरी ऐसी कंफ्यूजिंग है साथियों रिग्रेशन, ठीक है। लेकिन मेजर कंफ्यूजन होता है साथियों रिप्रेशन और सप्रेशन के अंदर। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर इनके अंदर एक बार जो है थोड़ा सा आप मुझे क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं हम लोग, ताकि जो है स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ताकि आपको इनके बीच का डाउट जो है समझ में आता रहे। चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहली डिफेंस मैकेनिज्म हम लोग लेते हैं साथियों रिप्रेशन। रिप्रेशन जैसा कि आप सब जानते हैं सबसे पहली डिफेंस मैकेनिज्म है द फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म गिवन बाय सिगमंड फ्रीड। ये सबसे पहली डिफेंस मैकेनिज्म थी साथियों, जो कि किसके द्वारा दी गई, सिगमंड फ्रीड के द्वारा दी गई। इतना आप याद रख लीजिए। दूसरा साथियों, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। सेलेक्टिव फॉरगेटिंग, सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। सेलेक्टिव फॉरगेटिंग क्यों बोलते हैं इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल अभी आप ध्यान रखें, सबसे पहली डिफेंस मैकेनिज्म जो कि सिगमंड फ्रीड के द्वारा दी गई कौन सी थी, रिप्रेशन।
क्लियर। और इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं साथियों? सेलेक्टिव फॉरगेटिंग के नाम से भी जानते हैं। सेलेक्टिव फॉरगेटिंग क्यों बोलते हैं साथियों? क्योंकि हमारा माइंड अनकॉन्शियसली चुन चुनकर ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को हमारे माइंड से बाहर कर देता है जो कि हमारे लिए पेनफुल है, इसीलिए इसको बोला जाता है साथियों सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। सेलेक्टिव फॉरगेटिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया साथियों कि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ के अंदर ऐसे चैलेंजेस नहीं आते हो, पेनफुल सिचुएशन नहीं आती हो। जीवन के हर मोड़ पे साथियों चुनौतियां हमेशा आती रहती है और इंसान उन चुनौतियों को पार करके अपनी मंजिल को पा लेता है लगातार संघर्ष के द्वारा। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं साथियों जो कि हमको अंदर तक जो है हिला देते हैं। लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी हमारा माइंड हमारा माइंड ऐसी जो है साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को यूज करता है और उन मैकेनिज्म के द्वारा हम लोग जो है उस पर्टिकुलर पेनफुल सिचुएशन को भूलकर अपने जीवन में जो है आगे बढ़ने का काम करते हैं। इसी का नाम है साथियों रिप्रेशन। और इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए, फिर इसको आगे फर्दर और हम लोग जो है इलाबोरेट करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से जो है ये समझ आ जाए। तो देखिए साथियों, डेफिनेशन हम लोग अगर इसकी लें, इट्स एन unconscious, unintentional and involuntary mechanism to forget any painful situation, और इवेंट्स, एनी पेनफुल सिचुएशन और इवेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया साथियों कि आदमी के जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जिनके जो है बचपन के समय जो है बचपन के दौरान ही जो उनके माता पिता की डेथ हो जाती है या कुछ उनके साथ ऐसा सेक्सुअल एब्यूज हो जाता है, या कहने का मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि आदमी को साइको ट्रॉमा देने का काम करती है, जो कि उनको साइको ट्रॉमा देने का काम करती है। लेकिन देखिए साथियों, होता क्या है कि कभी अगर आपने नोटिस किया हो कि बचपन के अंदर मान लीजिए कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स आपके साथ हुए हो, या कुछ ऐसे साइको ट्रॉमा, कुछ ऐसी चीजें जिससे कि आपके ईगो पे चोट लगी हो। सडन मान लीजिए कोई एक क्लाइंट है जिसकी बचपन के अंदर उसके पैदा होते ही उसकी मदर जो है एक्सपायर हो जाती है या उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं, या मान लीजिए बच्चा 8-10 साल का है तब किसी रोड एक्सीडेंट के अंदर उसके मदर फादर दोनों एक्सपायर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब साथियों, एक 8-10 साल के बच्चे के लिए ये कितना एक साइको ट्रॉमा देने वाली चीज है कि उसके पैदा होते ही या उसके कुछ बड़ा होते ही उसके मदर फादर की डेथ हो जाना, ये अपने आप में एक साइको ट्रॉमा है और एक बच्चे के बाल मन पे जो है बहुत ज्यादा इन चीजों का इंपैक्ट पड़ता है। या फिर मान लीजिए यूं कहूं कि एग्जाम्पल इसका ले लें कि स्टूडेंट लाइफ के दौरान मान लीजिए आपको पहली बार किसी से प्यार हुआ और वो आपका साथी आपको छोड़ के चला गया, आपका ब्रेकअप हो गया। ये भी आपके लिए एक पेनफुल सिचुएशन है। ब्रेकअप हो जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है साइको ट्रॉमा है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है साथियों कि ये जो पर्टिकुलर जो सिचुएशंस आती है, जैसे जैसे आपका जीवन बढ़ता है वैसे वैसे आप जो है अनकॉन्शियसली आपका माइंड क्या करता है, इनको जो है आपके माइंड के अनकॉन्शियस पार्ट के अंदर इनको जो है डंप करता रहता है ना। एक तरीके से मैं ये कहूं कि आपके माइंड के जो है 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल और सबकॉन्शियस लेवल या प्रीकॉन्शियस लेवल। तो होता क्या साथियों कि ये जो आपका माइंड का अनकॉन्शियस लेवल है, यहां पर आपके जितने भी जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके साथ हुए हैं, ये सारे के सारे एक्सपीरियंस जो है आपका माइंड कहां डंप करता है, इस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर डंप करने का काम करता है। ये सबसे बड़ा जो है स्टोर हाउस है। जितने भी आपके लाइफ के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है वो सारे के सारे कहां डंप होंगे, आपके माइंड के अनकॉन्शियस लेवल पे या अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमेशा डंप होते हैं। कहां होते हैं डंप? अनकॉन्शियस माइंड के अंदर डंप होते हैं। तो कहने का मतलब साथियों क्या है, अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन देखिए साथियों, इट्स एन अनकॉन्शियस अनइंटेंशनल, आदमी चाहता नहीं है लेकिन फिर भी वो चीज हो जाती है, और इनवॉल्यूंटरी, आदमी की इच्छा के विरुद्ध। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साथियों डिफेंस क्या है, आपका जो माइंड है वो हमेशा अपने ईगो को डिफेंस करने में लगा रहता है, अपने ईगो को सेफ रखने में लगा रहता है। तो जैसे ही माइंड को ये पता लगता है कि हाँ यार ये पर्टिकुलर जो एक्सपीरियंस है ये ट्रॉमेटिक है किसी पर्सन के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड क्या करता है, उनको अनकॉन्शियस माइंड के अंदर डंप करने का काम करता है। और यही डेफिनेशन आपकी रिप्रेशन की बोल रही है कि भाई कोई भी ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो कि आपके लिए पेनफुल है, आपको साइको ट्रॉमा देने वाला है, आपका माइंड अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली और इनवॉल्यूंटरली जो है उसको
कहां डंप कर देता है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर डंप कर देता है साथियों। इसी डिफेंस मैकेनिज्म का नाम है साथियों रिप्रेशन, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। इसीलिए इसको क्या कहा गया है साथियों, सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। चुन चुन के ऐसे जो एक्सपीरियंस है उनको जो है कहां डंप कर देना, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर डंप कर देना, ताकि आप मेंटली पीसफुल बने रहो। इसी डिफेंस का नाम है साथियों सेलेक्टिव फॉरगेटिंग या फिर रिप्रेशन। क्या होता है इसके अंदर साथियों कि आदमी एक तो अनअवेयर होता है, आदमी को पता नहीं लगता और कब जो है जो पेनफुल सिचुएशन या पेनफुल जो साइकोट्रोमा है वो उसके, या पेनफुल जो इवेंट है वो अपनी उसके अनकॉन्शियस माइंड में डंप हो जाते हैं। दूसरा मैंने इसको लिखा है साथियों सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। सेलेक्टिव फॉरगेटिंग क्यों लिखा है साथियों, आपका माइंड चुन चुन कर ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को अनकॉन्शियस माइंड में डंप करने का काम करता है जो कि आपके लिए पेनफुल है। अगला देखिए साथियों, ये कैसी होती है, पेशेंट इसके बारे में अनअवेयर रहता है। इसका मतलब ये सारी की सारी कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी होती है। कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी होती है। आदमी ना चाहते हुए भी ये प्रोसेस चलता रहता है। इसके अलावा आदमी इसके बारे में अनअवेयर रहता है और अनइंटेंशनल, ना चाहते हुए भी आदमी के जो है दिमाग से ये सब चीजें अपने आप डंप हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मान लीजिए आपके बचपन का कोई ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, अगर मैं आपसे आज उस एक्सपीरियंस को याद करने को कहूं तो सिर्फ आपको वो चीज याद होगी कि हाँ ऐसा हुआ था, बट किस किस तरीके से हुआ, या फिर मैं यूं कहूं कि जो चीज जिस समय हुई, जब आपको तकलीफ हुई, आज उस चीज को याद करने से आपको उतनी तकलीफ नहीं होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ साथियों, वो चीज या वो पर्टिकुलर थॉट्स आपके माइंड के अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो रिप्रेस हो गए हैं, वहां पर जो है वो अब दब गए हैं भले, और वहां से वो जो है आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं आ सकते, या अगर कॉन्शियस माइंड में आ भी जाए तो अब आपके लिए वो इतना पेनफुल नहीं है जितना उस समय था। एग्जाम्पल इसका लेते हैं साथियों, उसके बाद आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और इस रिप्रेशन को आप लोग सिर्फ एक ही एग्जाम्पल से याद रखें, जिससे कि मैं भी याद रखता हूं। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है साथियों इसका बचपन का प्यार। ये गाना आपने सुना है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो यहां पर साथियों इस एग्जाम्पल को आप ऐसे याद रखें, या इस रिप्रेशन को आप लोग बचपन का प्यार के एग्जाम्पल से याद रखें, ताकि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे साथियों, देखिए मान लीजिए साथियों ये कोई एक क्लाइंट है, क्लाइंट ए। इस क्लाइंट को क्लाइंट बी से प्यार हो जाता है, जिसका नाम क्या है, रूपा। इस क्लाइंट ए को इस रूपा से प्यार हो जाता है। दोनों एक ही क्लास के अंदर पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते जो है आपस में दोनों का जो है इंटरेक्शन हो जाता है, दोनों का आपस में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब साथियों जब प्यार हो गया तो इनका प्यार परवान चढ़ रहा है, रोज मिलना जुलना, फोन पे गप्पे शप्पे, पत्रों का जो है आदान प्रदान, गुलदस्ते और जो है ग्रीटिंग कार्ड्स का आदान प्रदान, ऐसा जो है चल रहा है। दोनों अपने जीवन में बड़े मस्त है। एक दिन क्या हुआ कि किसी बात पे दोनों का जो है आपसी अनबन हो गया, और इस क्लाइंट बी या रूपा ने क्या किया, इससे समस्त जो है संबंध जो है विच्छेद कर लिए। यहां पर जो है दिल टूट गया इस क्लाइंट ए का। दिल क्यों टूट गया, क्योंकि ये जो रूपा थी इसने इसका दिल तोड़ लिया, और इसने अब किसी और से दोस्ती कर ली, जो कि ज्यादा पैसे वाला है, दिखने में इससे ज्यादा अच्छा है। ये है क्लाइंट सी, ये है क्लाइंट सी। अब यहां पर क्या हुआ साथियों, जब इस क्लाइंट ए का क्लाइंट बी से या रूपा से क्या हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। ये इसके लिए एक तरीके से साइकोट्रोमा है। इसके बचपन के प्यार ने इसको क्या दे दिया, धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। अब प्यार में जो है दिल टूट गया जो है, और ये क्या हो गया, देवदास हो गया है। अब ये क्या हो गया है, देवदास हो गया है। बड़ी बड़ी शेविंग हो गई है, पीना भी शुरू कर दिया है मदिरा का पान। ठीक है, कहने का मतलब ये इसके लिए साइकोट्रोमा है, इसलिए जो है बड़ी पेनफुल सिचुएशन से ये गुजर रहा है। क्योंकि अभी इसकी उम्र मात्र कितनी है, 18 साल, और इस 18 की उम्र में इसके साथ ये साइकोट्रोमा हो गया। रूपा ने जो है क्या कर दिया साथियों, धोखा दे दिया। अब धोखा देना बुरी बात है, लेकिन जो होना था वो हो गया। काफी दिन तक ये बंदा जो है क्लाइंट ए परेशान रहा, विचलित रहा, लेकिन धीरे धीरे जो है इसने क्या किया, अपने आप को मजबूत किया, और इसने अपना पूरा जो ध्यान है वो किस में लगाया, पढ़ाई में लगाया, और पूरी क्लास के अंदर सबसे अच्छे मार्क्स लाया। और अच्छे मार्क्स लाने के बाद में ये जो है अपने जीवन में, कहने का मतलब एक कामयाब आदमी बना। क्या बना, एक कामयाब आदमी बना, और आईएएस बन गया। फॉर एग्जाम्पल आईएएस बन गया।
साइकोट्रोमा हुआ, इसको पूरा ध्यान कहां लगाया, पढ़ाई पे लगाया, और फाइनली क्या बना, आईएएस। और ये जो लोग थे अभी तक जो है प्रेम चक्रों में या प्रेम प्रसंगों में ही उलझे पड़े हैं, इनका जो जीवन है वो क्या हो गया, तबाह हो गया। तो कहने का मतलब साथियों क्या है, अब जो इसका ब्रेकअप हुआ या ये जो इसको साइकोट्रोमा हुआ उस अर्ली एज के अंदर, जो उसको साइकोट्रोमा अर्ली एज के अंदर हुआ, अब साथियों उससे क्या हुआ, उसके माइंड ने अनकॉन्शियसली रिप्रेशन यूज किया। जैसे जैसे उसका जो लाइफ आगे बढ़ा साथियों, जब ये 16 साल का था तब इसका ब्रेकअप हुआ, धीरे धीरे ये 21-22 साल की एज में क्या बन गया, एक सक्सेसफुल आईएएस बन गया। तो यहां पर साथियों क्या डिफेंस यूज हुई है, यहां पर रिप्रेशन यूज हुई है। जैसे जैसे इसका जीवन आगे बढ़ा, जो साइकोट्रोमा इसको अर्ली एज के अंदर हुआ, इसने ये जो साइकोट्रोमा था इससे जुड़े हुए पेनफुल एक्सपीरियंस, या फिर मैं यूं कहूं कि उस लड़की से जुड़े हुए पेनफुल एक्सपीरियंस धीरे धीरे जो है इसके माइंड ने क्या कर दिया, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सारे के सारे पेनफुल एक्सपीरियंस डंप होते गए, और इसने क्या किया, उस पर्टिकुलर पेनफुल सिचुएशन से ये आदमी जो है आगे बढ़ता गया। इसी को बोलते हैं साथियों रिप्रेशन। अब जब आप कहोगे कि सर ये तो जो है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर डंप हो गए, क्या वहां से ये वापस आ सकते हैं कॉन्शियस माइंड के अंदर? तो देखिए ऐसा बहुत कम होता है कि ये वापस कॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाएं। कॉन्शियस माइंड में आने का मतलब ये है कि जब इसका ब्रेकअप हुआ, जिस समय उसको इतना तकलीफ हुआ, वैसा तकलीफ क्या वापस अभी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये चीज जरूर हो सकती है कि ये जो साइकोट्रोमा इसके साथ अर्ली एज में हुआ, उसका इंपैक्ट जो है इसके बिहेवियर के ऊपर देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि अभी आदमी किसी पे भरोसा नहीं करे, या ठीक वैसा प्यार अभी किसी और से नहीं कर पाए, क्योंकि बचपन के अंदर इसको प्यार में धोखा मिला हुआ है, रूपा ने इसको जो है धोखा दे दिया था, तब ये किसी भी सुंदरी पे विश्वास ना करे। लेकिन अब जो है ये चीज इसके बिहेवियर में जरूर रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन वहां अनकॉन्शियस माइंड से इसके कॉन्शियस माइंड में आने का सवाल पैदा नहीं होता है। इसी को बोलते हैं साथियों रिप्रेशन। होता क्या है कि हमारा माइंड अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली और जो है इनवॉल्यूंटरली हमारे जो पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं उनको अनकॉन्शियस माइंड में डंप करता रहता है। इसी को बोलते हैं साथियों रिप्रेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं साथियों। सपोज एक कोई 8 ईयर ओल्ड गर्ल है, 8 ईयर ओल्ड गर्ल है, जिसके साथ कोई सेक्सुअल एब्यूज हुआ है, बचपन के अंदर कोई सेक्सुअल एब्यूज हुआ है। अब ये सेक्सुअल एब्यूज साथियों अपने आप में क्या है, एक साइकोट्रोमा है। किसी के भी साथ अगर ये चीज हुई है तो वो चीज बहुत ज्यादा गलत है। ये साइकोट्रोमा साथियों इसको परेशान करता है, इसके ईगो पे चोट करता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है साथियों, ये साइकोट्रोमा या इससे जो है सेक्सुअल एब्यूज से जुड़े हुए जो पेनफुल सिचुएशंस या पेनफुल इमोशंस हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या होता है साथियों, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर डंप होता रहता है। ये हमारा एक नेचुरल जो है सिस्टम बना हुआ है कि जितने भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होंगे हमारे माइंड के अनकॉन्शियस जो है पार्ट के अंदर हमेशा जो है वहां पर जो है डंप होते रहेंगे भाई, तभी तो हम लोग जो है हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। अगर मान लीजिए आज हमारे साथ कुछ हुआ और हम उस चीज को लेकर अगले 6 महीनों तक दुखी हैं तो क्या होगा, फाइनली हम लोग मेंटल इलनेस की ओर जाएंगे। तो हमारा जो ईगो है उसको सेफ रखना जरूरी है। इसीलिए ईगो का अपना एक डिफेंस होता है, जैसे बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम होता है, ब्लड मैक्रोफेजेस और WBC वगैरह, ठीक उसी तरीके से माइंड का भी एक डिफेंस होता है कि ये सारे के सारे पेनफुल थॉट्स, पेनफुल इमोशंस ये जो है ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस माइंड में डंप होते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेक्सुअल अब्यूज हुआ इस बच्ची के साथ में साथियों, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होगी ये सारे के सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसके अनकॉन्शियस माइंड के पार्ट में डंप होते रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में नहीं आ सकते, लेकिन इनका इंपैक्ट जो है साथियों किसी भी क्लाइंट के बिहेवियर के ऊपर जरूर रहता है। हो सकता है कि आगे चलकर ये लड़की किसी भी मेल पे भरोसा नहीं करे, या ये अपने जीवन के अंदर शादी ना करे, या किसी पे ये जो है किसी के साथ में ये ट्रस्टफुल रिलेशन जो है ना बना पाए। इसी को बोलते हैं साथियों रिप्रेशन। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 2 एग्जांपल है साथियों, इससे आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि रिप्रेशन क्या है साथियों। रिप्रेशन के बारे में साथियों एक चीज याद रखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कौन से लेवल पे काम करती है, अनकॉन्शियस लेवल पे काम करती है। और कैसी प्रोसेस है, अनकॉन्शियस प्रोसेस है। पर्सन जो है इसके बारे में अवेयर नहीं होता कि कब उसके पेनफुल सिचुएशन या पेनफुल जो इमोशन है वो अनकॉन्शियस पार्ट के अंदर डंप हो गए। अनइंटेंशनल, आदमी चाहता नहीं है फिर भी उन सब चीजों को भूल जाता है, जितने भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है उन सबको। और कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस होती है। ये कैसी प्रोसेस होती है, इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस। ये 3 चीज आप याद रखें साथियों। चौथी सेलेक्टिव फॉरगेटिंग, जैसे किसी आदमी के माथे में अगर सफेद बाल आ जाए तो वो चुन चुन के कैसे सफेद बालों को छांटता है, ठीक वैसे ही आपका माइंड क्या करता है,
जितने भी जो पेनफुल एक्सपीरियंस है उनको छांट छांट के कहां डंप कर देता है, अनकॉन्शियस माइंड में डंप कर देता है, और वहां से उनके कॉन्शियस माइंड में आने की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन अगर याद आ भी जाए तो इतना पेन नहीं होता है जितना जब पर्टिकुलर घटना आपके साथ घटी तब हुआ था। क्लियर? रूपा का एग्जाम्पल आप याद रखें, इस रूपा के एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे जब अभी हम आगे सेपरेशन पढ़ेंगे। रूपा के साथ ब्रेकअप हुआ, आपके लिए पेनफुल सिचुएशन थी, आपने अपना आपको बूस्ट किया, और धीरे धीरे जब आप बड़े हो गए, आप आईएएस बन गए, अब आपकी शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, सब हो गया, अब रूपा सिर्फ आपको नाम याद है, रूपा से बिछड़ने का गम अब आपको इतना नहीं होता जितना आपको उस समय हुआ था, क्योंकि उस समय वो उस समय जो है वो सारे के सारे एक्सपीरियंस कहां थे, आपके कॉन्शियस माइंड में थे, लेकिन धीरे धीरे आपके माइंड ने क्या कर दिया, उनको अनकॉन्शियस पार्ट के अंदर डंप कर दिया। और ठीक वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है, जितनी भी पेनफुल सिचुएशन होती है उनको हम लोग भूल के कहां बढ़ जाते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, और जीवन जो है इसी का नाम है। इसके अलावा आप इसको रिप्रेशन को एक और चीज से याद रख सकते हैं कि समय जो है, समय हर जख्म को भर देता है, हर जख्म को भर देता है। समय जो है हर जख्म को भर देता है, और ऐसा होता भी है। हमारे जीवन में ऐसी पेनफुल सिचुएशंस आती रहती है, हमारा माइंड उनको अनकॉन्शियस माइंड में डंप करता रहता है, और हम लोग जो है साइकोलॉजिकली स्टेबल बने रहते हैं अपने जीवन के अंदर और आगे बढ़ते रहते हैं, और जीवन इसी का जो है नाम है। तो क्लियर हो गया आपको कि जो है रिप्रेशन क्या है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब देखिए साथियों, इसी से जुड़ी हुई एक और डिफेंस मैकेनिज्म जिसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, दैट इज सप्रेशन। दैट इज सप्रेशन। रिफ्रेशन सेलेक्टिव फॉरगेटिंग है, अनकॉन्शियसली प्रोसेस होती है, अनइंटेंशनली प्रोसेस होती है, और इनवॉल्यूंटरीली जो है प्रोसेस होती है। यहां पर देखिए साथियों, सप्रेशन इसका ऑपोजिट है। सप्रेशन इसका ऑपोजिट है। क्यों है ऑपोजिट? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया साथियों, ये कौन से लेवल पे काम करती है? कॉन्शियस लेवल पे काम करती है। कौन से लेवल पे काम करती है? कॉन्शियस लेवल पे काम करती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें साथियों, तो डेफिनेशन देखिएगी, इट्स एन कॉन्शियस, इंटेंशनल एंड वॉल्यूंटरी प्रोसेस to forget any painful situation or event, any painful situation or event। तो देखिए साथियों, क्या है ये सेपरेशन? क्या है? कौन से लेवल पे काम करती है? कॉन्शियस लेवल पे काम करती है। कौन से लेवल पे काम करती है? कॉन्शियस लेवल पे काम करती है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, इट्स एन कॉन्शियस, इंटेंशनल एंड वॉल्यूंटरी प्रोसेस टू फॉरगेट एनी पेनफुल इवेंट और सिचुएशन। अनकॉन्शियस क्या थी? रिप्रेशन। रिप्रेशन कौन से लेवल पे काम कर रही थी? अनकॉन्शियस लेवल पे। ये कौन से लेवल पे काम कर रही है? कॉन्शियस लेवल पे काम कर रही है। दूसरा, ये कॉन्शियस प्रोसेस है, और कैसा है? इंटेंशनल। कैसा है? इंटेंशनल और वॉल्यूंटरी। भाई भूल तो आदमी वहां भी रहा था रिप्रेशन के अंदर भी, लेकिन वहां पर क्या था? ये सारी की सारी चीजें आदमी के बस में नहीं थी, ऑटोमेटिकली जो है माइंड वो सब चीजें कर रहा था। वो कैसा प्रोसेस था? एक अनकॉन्शियस प्रोसेस था, एक अनकॉन्शियस एफर्ट था पेनफुल सिचुएशन को भूलने का। लेकिन यहां पर ये प्रोसेस कैसा है साथियों? ये कॉन्शियस प्रोसेस है, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं साथियों, इट्स ए फोर्सफुल फॉरगेटिंग। इट्स ए फोर्सफुल फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग दोनों के अंदर हो रहा है साथियों। वहां पर सेलेक्टिव फॉरगेटिंग हो रहा था रिप्रेशन के अंदर, यहां पर कैसा प्रोसेस हो रहा है? फोर्सफुल फॉरगेटिंग हो रहा है। कैसा हो रहा है? फोर्सफुल फॉरगेटिंग हो रहा है। वहां पर जो है इंडिविजुअल अवेयर नहीं था उस चीज के बारे में, लेकिन यहां पर इंडिविजुअल कैसा है साथियों? अवेयर है उस चीज के बारे में। पेनफुल इमोशन दोनों कंडीशन के अंदर फॉरगेट किए जा रहे हैं, वहां पर अनकॉन्शियसली, इनवॉल्यूंटरीली और इन जो है इंटेंशनली किए जा रहे थे, लेकिन यहां पर कॉन्शियसली एफर्ट किया जा रहा है, वॉल्यूंटरीली एफर्ट किया जा रहा है, और इंटेंशनली जो है एफर्ट किया जा रहा है। इसी को बोलते हैं साथियों सप्रेशन। इसी को बोलते हैं साथियों सप्रेशन। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रूपा का एग्जाम्पल है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आप बड़े हो चुके हैं, आईएएस बन चुका है हमारा क्लाइंट, जो कि हमने एग्जाम्पल में लिया था रिप्रेशन के टाइम में। रूपा की भी अब शादी हो गई है, रूपा भी अपने जीवन में व्यस्त है,
रूपा के भी जो है 2 चुन्नू मुन्नू हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? 2 चुन्नू मुन्नू हो चुके हैं और 2 बाल गोपाल जो है आपके भी हो चुके हैं। दोनों ही अपने जीवन के अंदर मस्त हैं आप लोग, दोनों ही अपने जीवन के अंदर मस्त हैं। एक शाम को आपकी वाइफ के साथ आप बैठे बैठे चाय पी रहे हैं, या हमारा जो आईएएस कैंडिडेट है वो बैठे बैठे चाय पी रहा है। चाय पीते पीते अचानक से उसकी वाइफ के दिमाग में आया कि क्या कोई आपकी गर्लफ्रेंड रही है, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही है या कोई महिला मित्र आपकी रही है। सडनली आपको किसकी याद आ गई? रूपा की याद आ गई। किसकी याद आ गई? रूपा की याद आ गई। आपने क्या जवाब दिया कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड तो रही है, लेकिन अब मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मेरी महिला मित्र तो रही है, मेरी गर्लफ्रेंड रही है, लेकिन अब इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। साथियों नोटिस कीजिए क्या जवाब निकला, अब मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इट मींस ऐसे पेनफुल आइडिया जो कि आपके लिए आपको पेन देने वाले हैं, आप उनको अपने कॉन्शियस माइंड में आने से रोक रहे हो। रूपा और रूपा से जुड़ी हुई यादें आपके लिए पेनफुल है, इसीलिए आप यहां क्या कर रहे हो? रूपा से जुड़ी हुई यादों को फोर्सफुली फॉरगेट कर रहे हो। आपने क्या जवाब दिया कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। हाँ मेरी महिला मित्र रही है, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। एक कॉन्शियस एफर्ट किया आपने यहां पर, रूपा से जुड़े हुए पेनफुल सिचुएशन, पेनफुल इमोशन को अपने कॉन्शियस माइंड में आने से, यह आपने वॉलंटरीली किया, इंटेंशनली किया और अपने कॉन्शियस माइंड के साथ किया। साथियों इसी का नाम है सप्रेशन। इसी का नाम है साथियों सप्रेशन, क्योंकि आपने अपने पूरे होशो हवास के अंदर रूपा और रूपा से जुड़ी हुई जो यादें हैं उसको अपने कॉन्शियस माइंड में लाने से रिफ्यूज कर दिया। इसी का नाम है साथियों सप्रेशन। और यही जो है मेजर डिफरेंस है साथियों सप्रेशन और रिप्रेशन के अंदर। अब जो है रूपा और रूपा से जुड़ी हुई यादें बीते जमाने की बात हो गई है। अब जो है रूपा से जुड़ी हुई चीजें सिर्फ आपको याद है, लेकिन अब वो चीजें आपको इतना पेन नहीं देती, या जब भी अगर कोई आपसे पूछे तो आप जो है फोर्सफुली उस चीज के बारे में मना कर देते हो, कॉन्शियसली आप जो है मना कर देते हो। इसी का नाम है साथियों सप्रेशन। एक और एग्जांपल हम लोग लगातार ले लेते हैं। ये कोई एक क्लाइंट है साथियों आपका या अपना, जिसको अभी अभी क्या डायग्नोस हुआ है? कैंसर डायग्नोस हुआ है। एक जो है बड़ी बीमारी है, कैंसर जो है डायग्नोस हुआ है। अब जैसे इसको कैंसर डायग्नोस हुआ है साथियों, इसके जो रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब इससे मिलने जा रहे हैं। अरे यार ये कैसे हो गया, आप तो स्मोकिंग भी नहीं करते, आप तो ये भी नहीं करते, आपको कैंसर कैसे हो गया? तो ये आदमी क्या करता है भाई, एक रिश्तेदार को समझाया कि नहीं यार देखो ऊपर वाले की मर्जी है, मेरे क्या बस की बात है, होने वाली चीज हो गई, सारी चीज हो गई, कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे क्या करता है साथियों, ये जवाब देते देते पक जाता है। हर कोई नया रिश्तेदार उसको वापस सेम चीज समझाओ, ऐसा करते करते ये आदमी बिल्कुल पक चुका है। फाइनली जब भी इससे रिश्तेदार मिलने आएंगे, ये क्या कहेगा कि हाँ मुझे ये बीमारी हो गई है, लेकिन मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि इसको कैंसर डायग्नोस हुआ है। ये अपने आप में इसके लिए क्या है, एक तरीके से साइकोट्रोमा है। और लगातार जब भी इसके बारे में बात करेगा तो क्या होगा, इसको और ज्यादा इसका पेन बढ़ेगा, इसकी तकलीफ बढ़ेगी। भाई रिश्तेदार आ रहे हैं 24 घंटे इससे मिलने, लगातार एक ही टॉपिक के बारे में बात की जा रही है, क्या होगा, इसका पेन बढ़ेगा। इस पेन को रोकने के लिए क्या करता है, कॉन्शियस एक ही एफर्ट करता है, रिश्तेदारों को बोलता है कि हाँ मुझे पर्टिकुलर बीमारी है, लेकिन मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो देखिए साथियों क्या किया इस आदमी ने, यहां पर एक कॉन्शियस एफर्ट किया। जो इमोशंस, जो एक्सपीरियंसेस, जो फीलिंग्स जो इसके लिए पेनफुल थी, इसने क्या किया, उसके बारे में कॉन्शियसली बात करने से साफ साफ मना कर दिया। इसी का नाम है साथियों सप्रेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग सप्रेशन। जो इमोशंस हमारे लिए पेनफुल हो उनको अगर हम लोग अगर कॉन्शियसली अगर उनको रोकने का काम करें, कॉन्शियसली अगर उनके बारे में बात करने से मना कर दें, इसी सिचुएशन को बोलते हैं साथियों सप्रेशन। तो क्लियर हो गया आपको सप्रेशन क्या है, रिप्रेशन क्या है। थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर देता हूं एक चार्ट के द्वारा, और ये चार्ट आप याद रखेंगे तो कभी भी आपको जो है एग्जाम के अंदर सप्रेशन और रिप्रेशन से जुड़ा हुआ कंफ्यूजन साथियों नहीं होगा। तो देखिए साथियों हम लोग चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग लिख लेते हैं रिप्रेशन, दूसरा है सप्रेशन। दूसरा क्या है, सप्रेशन। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि रिप्रेशन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। सेलेक्टिव फॉरगेटिंग इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, फोर्सफुल फॉरगेटिंग। फोर्सफुल फॉरगेटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं,
ऐसे कोई भी इमोशन जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं उनको हम लोग कॉन्शियसली जो है अपने कॉन्शियस माइंड से बाहर फेंक रहे हैं या उनके बारे में कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं बात नहीं करने का। तो पहला एफर्ट, तो पहला जो है डिफरेंस तो क्या हो गया साथियों कि रिप्रेशन एक सेलेक्टिव फॉरगेटिंग है, सप्रेशन एक फोर्सफुल फॉरगेटिंग है। दूसरी चीज, दूसरा डिफरेंस, रिप्रेशन हमेशा कौन से लेवल पे काम करता है साथियों, आपके अनकॉन्शियस लेवल पे काम करती है ये डिफेंस। सप्रेशन कौन से लेवल पे काम करता है, कॉन्शियस लेवल पे जो है काम करता है। तीसरा इसकी डेफिनेशन होगी साथियों कि रिप्रेशन इज ए इनवॉल्यूंटरी unintentional and unconscious process to forget any painful situation or any painful emotions। लेकिन यहां पर सप्रेशन क्या हो जाएगा, इट्स ए कॉन्शियस, इंटेंशनल और जो है वॉल्यूंटरी एफर्ट टू फॉरगेट एनी पेनफुल सिचुएशन। क्लियर। तो तीसरा जो डिफरेंस हो गया वो किस चीज को लेकर हो गया, इनकी जो है डेफिनेशन को लेकर हो गया कि भाई रिप्रेशन तो कैसी है, अनकॉन्शियस, अनइंटेंशनल और इनवॉल्यूंटरी जो है प्रोसेस है, लेकिन यहां सप्रेशन कैसा है, कॉन्शियस, इंटेंशनल और वॉल्यूंटरी प्रोसेस है। अगला डिफरेंस देखिए साथियों सप्रेशन और रिप्रेशन के अंदर, रिप्रेशन में क्या होता है साथियों, यहां पर द क्लाइंट इज नॉट अवेयर। यहां पर क्लाइंट अवेयर नहीं होता, उस चीज के बारे में जानकारी नहीं होती, कैसे जो है जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है वो ट्रॉमेटिक जो एक्सपीरियंस है उसके अनकॉन्शियस माइंड में डंप होते रहते हैं। लेकिन सप्रेशन के अंदर ऐसा नहीं है साथियों। सप्रेशन के अंदर द क्लाइंट इज अवेयर दैट व्हाट शी और ही इज डूइंग, क्योंकि यहां पर एक कॉन्शियस एफर्ट है और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि भाई जैसे कि मैंने आपको कैंसर वाले पेशेंट का एग्जांपल दिया कि पेशेंट कॉन्शियसली मना कर रहा है कि यस अब मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, या फिर रूपा वाले एग्जांपल के अंदर जो हमारा क्लाइंट था, जैसे ही उसकी वाइफ ने पूछा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही है, कॉन्शियसली आदमी ने मना किया कि यस रही तो है लेकिन मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, दैट इज सप्रेशन। तो यहां पर जो है रिप्रेशन के अंदर क्लाइंट जो है आपका अवेयर नहीं होता है, पर सप्रेशन के अंदर क्लाइंट अवेयर होता है कि यस कौन से पेनफुल इमोशन को मैं जो है अपने कॉन्शियस माइंड से बाहर कर रहा हूं। क्लियर। तो ये हो गया। अब देखिए साथियों यहां पर क्या होता है, सप्रेशन कैसी प्रोसेस है, एक फास्ट प्रोसेस है, एक फास्ट और फोर्सफुल प्रोसेस है। कैसी है, फास्ट एंड फोर्सफुल प्रोसेस है। सॉरी, सप्रेशन कैसी प्रोसेस है साथियों, एक फास्ट एंड फोर्सफुल प्रोसेस है। फॉरगेटिंग यहां पर भी है, फॉरगेटिंग यहां पर भी है, लेकिन ये प्रोसेस कैसी है सप्रेशन के अंदर, फास्ट और फोर्सफुल है। लेकिन साथियों ये क्या है, रिप्रेशन कैसी है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समय जो है हर जख्म को भर देता है, तो ये एक ग्रेजुअल और सेलेक्टिव फॉरगेटिंग है। कैसी है, ग्रेजुअल एंड सेलेक्टिव फॉरगेटिंग है क्या, रिप्रेशन। तो क्लियर हो गया साथियों आपको कि रिप्रेशन क्या है, यहां पर क्लाइंट अवेयर होता है उस प्रोसेस के बारे में, सप्रेशन में रिप्रेशन के अंदर क्लाइंट इज अनअवेयर या नॉट अवेयर अबाउट दैट प्रोसेस, बट इन केस ऑफ सप्रेशन द क्लाइंट इज अवेयर अबाउट व्हाट शी और ही इज डूइंग, कि किस चीज को वो फोर्सफुली फॉरगेट कर रहा है। इसके अलावा रिप्रेशन के अंदर साथियों क्या है, रिप्रेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और सेलेक्टिव फॉरगेटिंग है, लेकिन सप्रेशन कैसी है साथियों, एक फास्ट और फोर्सफुल जो है प्रोसेस है, फास्ट और फोर्सफुल जो है प्रोसेस है। तो ये जो है मेजर डिफरेंस। इसके अलावा लास्ट डिफरेंस आप लोग सप्रेशन के अंदर, रिप्रेशन के अंदर तो किसको याद रखेंगे, रूपा को आप लोग याद रख लीजिए, रूपा का एग्जांपल आप लोग याद रख लीजिए, और इसके अंदर आप लोग बीवी का रूपा के बारे में बात करने पर मना कर देना, बीवी का रूपा के बारे में बात करने पर मना कर देना। ये एग्जाम्पल है साथियों, सिर्फ और सिर्फ आपके याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो है आपको ये एग्जाम्पल दिया है, कोई भी इसको अदरवाइज ना लें। क्लियर। तो इससे क्या होगा कि आपको जो डिफ्रेंशिएट करने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। तो मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है साथियों, एक बार फिर से देख लीजिए, ताकि आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन आज के इस लेक्चर में क्लियर होने वाला है, और लगभग अभी तक हो भी चुका है। तो देखिए साथियों, रिप्रेशन कैसी है, सेलेक्टिव फॉरगेटिंग है, सप्रेशन कैसी है, फोर्सफुल फॉरगेटिंग है। पहला डिफरेंस, रिप्रेशन कौन से लेवल पे काम करती है, अनकॉन्शियस लेवल पे काम करती है,
सप्रेशन कौन से लेवल पे काम करती है? कॉन्शियस लेवल पे काम करती है। तीसरा डिफरेंस साथियों इनकी डेफिनेशन में है कि रिप्रेशन इज ए अनइंटेंशनल, अनकॉन्शियस एंड इनवॉलंटरी प्रोसेस टू फॉरगेट एनी पेनफुल सिचुएशन, बट सप्रेशन इज कॉन्शियस, इंटेंशनल एंड वॉलंटरी प्रोसेस टू कंट्रोल और टू अवॉइड द पेनफुल सिचुएशन। नेक्स्ट डिफरेंस इनके बीच में हो गया साथियों कि रिप्रेशन के अंदर क्लाइंट अवेयर नहीं होता है कि वो जो है अपने माइंड से कौन सी चीजों को फॉरगेट कर रहा है। सप्रेशन के अंदर क्लाइंट जो है अवेयर होता है। अगला डिफरेंस है साथियों, रिप्रेशन एक ग्रेजुअल और सेलेक्टिव फॉरगेटिंग का प्रोसेस होता है, बट सप्रेशन इज ए फास्ट एंड फोर्सफुल प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल इसका तो हो जाएगा रूपा के द्वारा दिल तोड़ देना या रूपा के साथ में ब्रेकअप हो जाना, और सप्रेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बीवी का रूपा के बारे में बात करने पर आपका जो है कॉन्शियसली मना कर देना उस चीज के बारे में बात करने से। तो ये जो है साथियों एक मेजर डिफरेंस है सप्रेशन और रिप्रेशन के अंदर। एक लंबा कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में चल रहा था साथियों, कहीं ना कहीं आज वो कंफ्यूजन जो है दूर हो गया है। अब एग्जाम के अंदर सप्रेशन और रिप्रेशन से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन होंगे साथियों, मैं दावा करता हूं कि आपके कभी गलत नहीं होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ये जो रिप्रेशन के दौरान जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में डंप हो गए साथियों, क्या ये कॉन्शियस माइंड में आ सकते हैं? नहीं साथियों, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि वो जो इमोशंस या जो पेनफुल जो एक्सपीरियंस है जो वो अनकॉन्शियस माइंड के निकल के आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाए। हाँ, अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन इन ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस का आपके बिहेवियर के ऊपर हमेशा इंपैक्ट जो है देखने को मिलता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो पर्सनैलिटी फॉर्मेशन होता है, तो उनके ऊपर इन सब जो चीजें हैं उनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और ऐसा हम लोग बोलते भी है कि बच्चों के सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके बाल मन पे इन सारे एक्सपीरियंसेस का इंपैक्ट पड़ता है, और हो सकता है कि समय होने के साथ साथ धीरे धीरे वो जो है इन चीजों को भूल जाए, लेकिन इनका जो इंपैक्ट है साथियों वो उनके लाइफ लॉन्ग उनके बिहेवियर के अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट होती रहती है। इसीलिए हम लोग जो है बच्चों के सामने ऐसी कोई भी चीज नहीं करते, या ऐसे कोई भी जो है चीजें या बातें जो हम लोग नहीं करते हैं। और यही जो है डिफरेंस है साथियों। डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया है। रिप्रेशन क्या है, सप्रेशन क्या है, एक मेजर जो है हर्डल आपकी लाइफ से निकल गया, क्योंकि बहुत दिनों से आपको ये सप्रेशन और रिप्रेशन बड़ा परेशान कर रहा था। क्लियर? ये दो डिफरेंस साथियों आपको जो है क्लियर हो गई अच्छे से। अगली जो डिफरेंस है साथियों उसको हम लोग लगातार डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज अवर रिग्रेशन। दैट इज अवर रिग्रेशन, या इसका दूसरा नाम लिखूं मैं साथियों, फ्लाइट टू चाइल्डहुड। फ्लाइट टू चाइल्डहुड। फ्लाइट टू चाइल्डहुड। फ्लाइट टू चाइल्डहुड, या इसको एक और नाम से लिखूं मैं, चाइल्डिश बिहेवियर। चाइल्डिश बिहेवियर या रिग्रेसिव बिहेवियर। चाइल्डिश बिहेवियर या रिग्रेसिव बिहेवियर। होता क्या है साथियों इसके अंदर कि आदमी होता तो 55 का है, आदमी होता तो 55 का है, लेकिन दिल उसका कैसा होता है? बचपन का। दिल कैसा होता है? बचपन का। कहने का मतलब एक मैच्योर आदमी साथियों अगर चाइल्डिश बिहेव करे या रिग्रेसिव बिहेवियर करे, एक बच्चों की तरह अगर हरकतें करे, उस बिहेवियर को हम लोग क्या नाम देंगे साथियों? रिग्रेसिव बिहेवियर। और उस डिफेंस मैकेनिज्म को क्या नाम देंगे साथियों? रिग्रेशन नाम देंगे, जहां पर आदमी बिल्कुल बच्चा बन जाता है। देखा होगा आपने साथियों, कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े बच्चे होते हैं 15-16 साल के, उनको मान लीजिए किसी ने डांट दिया। अब जैसे किसी ने डांटा साथियों, उनका जो है बिल्कुल बचकाना बिहेवियर होता है। जैसे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि यार ये बिल्कुल बच्चा है, या बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा है, बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। एक 15-16 साल का बच्चा है साथियों, उसके पेरेंट्स ने उसको किसी चीज पे डांट दिया, क्या करा साहब उसने? वो वहीं रेत के अंदर लोटने लग गया। रेत अपने ऊपर डाल रहा है, पैर पटक रहा है, सिर अपना इस तरीके से धुन रहा है, धुंधुनी सी छूट गई उसको, है। कहने का मतलब साथियों ये क्या, एक 15-16 साल का बच्चा अगर इस तरीके से बिहेव करे तो क्या ये एक अच्छी चीज है? क्या ये एक मैच्योर बिहेवियर है? बिल्कुल नहीं। या फिर मान लीजिए आपका कोई जूनियर है साथियों, आप क्लिनिकल एरियाज के अंदर काम कर रहे हैं, और सपोज आपका जो जूनियर है उसने किसी पेशेंट को जो है गलत दवा दे दी, या जो दवा रात में देनी थी वो दवा उसने दिन में दे दी। अब जैसे आपको पता लगा, आपने उसको डांट लगाई कि अरे यार ये क्या कर दिया, ये दवा तो जो है रात में देने की थी, आपने इसको दिन में दे दी। अब ये पूरे दिन सोता रहेगा, खाना भी नहीं खाएगा। जैसे ही आपने हल्का सा उसको कहा, उसने जो है आंसू बहाने शुरू कर दिए, टेसुए बहाने शुरू कर दिए। अरे भाई वार्ड नर्सिंग स्टेशन पे डॉक्टर मतलब नर्सिंग स्टेशन पे और भी स्टाफ बैठे हैं,
डॉक्टर्स बैठे हैं, 2-4 मरीजों के अटेंडेंट भी खड़े हैं, सबके सामने उसने जो है इस तरीके से रोना शुरू कर दिया। एक 20-22 साल का आदमी या लड़की या लड़का अगर इस तरीके से बिहेव करे, क्या ये एक मैच्योर बिहेवियर है? जी नहीं साथियों, ये एक मैच्योर बिहेवियर नहीं है, ये एक रिग्रेसिव बिहेवियर है, एक चाइल्डिश बिहेवियर है, जिसके अंदर क्या करता है साथियों, आदमी चाइल्डिश बिहेव करता है या बच्चों जैसा बिहेव करता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने जो अपने जूनियर को सबके सामने डांट दिया, जूनियर ने सबके सामने आंसू बहाने शुरू कर दिए, फिर कुछ देर बाद जो है जोर जोर से चिल्लाने लग गया, रोने लग गया, फिर चेंजिंग रूम में भागा, वहां जाकर तकिए के अंदर मुंह डाल के जोर जोर से इस तरीके से रो रहा है। क्या है भाई ये एक तरीके से चाइल्डिश बिहेवियर है, इसी को हम लोग देते हैं साथियों नाम रिग्रेशन। और सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बताया, ये जो है सबसे लीस्ट मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है। कौन सी है? लीस्ट मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। कौन सी है? रिग्रेशन। सबसे जो है इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी है साथियों? रिग्रेशन है। सबसे ज्यादा मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी है? सब्लिमेशन। लीस्ट मैच्योर कौन सी है? रिग्रेशन। लीस्ट मैच्योर कौन सी है? रिग्रेशन। तो ये आपको याद रहेगा। और कौन सी ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि कॉन्शियस लेवल पे काम करती है? दैट इज सप्रेशन। सप्रेशन और रिप्रेशन के बीच का डिफरेंस हमने अच्छे से क्लियर कर लिया अभी थोड़ी देर पहले। अब हमको डिस्कस करना है साथियों रिग्रेशन, जो कि लीस्ट मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसको हम लोग फ्लाइट टू चाइल्डहुड भी बोलते हैं, बचपन से बचपन की ओर भी बोलते हैं, या फिर जो है फ्लाइट टू चाइल्डहुड भी बोलते हैं, या चाइल्डिश बिहेवियर वाली डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं। क्लियर? डिफेंस मैकेनिज्म, इसकी जो रिग्रेशन की डेफिनेशन है वो आप लिख लीजिए साथियों। इट्स एन immature way, it's an immature way to respond, it's an immature way to respond to stress, immature way to respond to stress or go to earlier stage of development, गो टू अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि उम्र तो कितनी है? 55 की, लेकिन दिल कितना है? बचपन का। बच्चों जैसा बिहेवियर, रिग्रेसिव बिहेवियर, बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर, बिल्कुल बचकानी हरकतें या बच्चों जैसी हरकतें या इमेच्योर जो है हरकतें, इनको हम लोग क्या नाम देते हैं साथियों? रिग्रेशन नाम देते हैं इस डिफेंस मैकेनिज्म को। इट्स एन इमेच्योर वे टू रेस्पॉन्ड टू स्ट्रेस और गो टू अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। होता क्या है साथियों इसके अंदर? सिगमंड फ्रॉइड ने इसके बारे में रीजन किया दिया कि कोई भी आदमी जिसका कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के दौरान ये जो डेवलपमेंट है किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से, ये जो इसका साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है ये आगे प्रोसेस नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता है, या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके अगर रुक जाता है, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें आगे जाकर रिग्रेसिव जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे बच्चे अमूमन क्या करते हैं साथियों? आगे जाकर नेल बाइटिंग करते हैं। देखा होगा आपने, मैं भी इस चीज से सफर हूं, नेल बाइटिंग। जब भी ऐसी कोई पेनफुल सिचुएशन होती है, चाहे मैं किसी के बीच बैठा हूं, ऑटोमेटिकली मेरा हाथ जो है मेरे मुंह में चला जाता है और मैं नेल बाइटिंग करता हूं। अब जितनी मेरी एज है उसके हिसाब से नेल बाइटिंग जो है इमेच्योर तरीका है किसी भी स्ट्रेस से कोप अप करने का, लेकिन अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली मेरा हाथ जो है कहां पहुंच जाता है? मेरे मुंह के अंदर, और मैं नेल बाइट करना शुरू कर देता हूं। तो एग्जाम्पल आप इसका मेरे नाम से याद रखें, सुखी सर। मैं इतना रिग्रेसिव नहीं हूं, लेकिन सिर्फ आपको याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कुछ लोग होते हैं जैसे किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाते हैं, नेल बाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग इससे भी 2 कदम आगे जाकर थंब सकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। थंब सकिंग, एक 15-16 साल का बच्चा जब भी आप देखो अंगूठा जो है मुंह में लेके इस तरीके से अंगूठा चूसने का काम करता है, थंब सकिंग करता है, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? रिग्रेशन का। या कुछ लोग आपने देखे होंगे कि एक 32 साल का आदमी है, वो जो है ढंग से खुद के कपड़े नहीं पहन पाता है, उसको जो है हेल्प करनी पड़ती है उसके मदर को, फादर को, उसको जो है कपड़े पहनाने के अंदर। या साइकोलॉजिकली वो जो है अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर पाता है, ये भी कैसा बिहेवियर है? रिग्रेसिव बिहेवियर है। क्योंकि एक मेच्योर एज में जाने के बाद में अगर आदमी जो है इमेच्योर बिहेवियर करे, उसको क्या नाम देते हैं साथियों? रिग्रेशन। जहां पर आदमी जो है वापस जो है बचपन की ओर लौटने लगता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं साथियों? रिग्रेशन नाम देते हैं। या फिर इसका एक और एग्जाम्पल, जैसे कि आपका जूनियर
जैसे ही आपने उसको डांट लगाई, वो अपने चेंजिंग रूम में गया, तकिया के अंदर मुंह डाला, इस तरीके से जो है अपना सिर ढूंढ रहा है और लगातार जो है आंसू बहाए जा रहा है, एक इमेच्योर बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं साथियों? रिग्रेशन नाम देते हैं। ये कहलाती है आपकी डिफेंस मैकेनिज्म, रिग्रेशन। तो आपको जो है अच्छे से तीनों के बीच में कंफ्यूजन क्लियर हो गया, सप्रेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है और रिप्रेशन क्या है। क्लियर? चलिए साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अब जो आपका ये जो डाउट काफी दिनों से जो चल रहा है, ये डाउट अब आपको जो है नहीं रहने वाला है। क्लियर? तो चलिए साथियों, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर एक और जो है डाउट सॉल्यूशन को लेकर, ताकि आपका कंफ्यूजन जो है दूर इसी तरीके से होता रहे। तब तक के लिए साथियों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।